साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 20 महत्वपूर्ण विविध प्रश्न है, ठीक है ना। और इस विविध प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे कि फुल एनालिसिस करेंगे, अर्थात इसके जितने भी ऑप्शन होंगे उन सारे ऑप्शनों को क्या करेंगे कि एक एक करके टारगेट करेंगे और इससे जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो आपको गुजरात की जो सीमा है वो आपको क्या करती है, लगती है। तो ये जो पाकिस्तान है, ठीक है ना, इससे सटे हुए जो भारतीय राज्य है वह कौन कौन है, इससे जान लेते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की सीमा से सटे जो भारतीय राज्य है उसमें आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और आपको जम्मू और कश्मीर है, ठीक है ना। तो इसमें से 3 राज्य जो है वो आपको पाकिस्तान की सीमा को क्या करता है कि छूता है। इसके अलावा आपको 2 संघ शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी जो है वह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाती है। फिर दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो आपको है बांग्लादेश। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जो है वो आपको सीमा बनाती है। वो 5 राज्य कौन कौन है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाएगा कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य जो है वो आपको सीमा बनाती है। तो आपको 5 राज्य है, वो 5 राज्य कौन कौन है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी देखिए, करा है भूटान, ठीक है ना। तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य जो है वो आपको सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये जो भूटान है ये आपको सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के गोद में बसा हुआ है, जबकि आपको इसके नीचे से पश्चिम बंगाल और असम है, क्या है, असम है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन है नेपाल। तो देखिए, नेपाल से भारत के 5 राज्य जो है वो आपको क्या करती है कि सीमा बनाती है। तो यह राज्य जो है वो आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ठीक है ना। तो नेपाल की सीमा को छूने वाले जो 5 भारतीय राज्य है वह कौन कौन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। तो यहाँ से जान लीजिए कि ये जो बांग्लादेश है, ठीक है ना, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, यह भारत के पड़ोसी देश है। तो देखिए, भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश है वो आपको 7 है, और इस 7 स्थलीय पड़ोसी देश को हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, आप उसको याद रखिएगा। बचपन में MBA किया, देखिए क्या करा है ट्रिक, बचपन में MBA किया। तो देखिए, ब से बांग्लादेश, च से हो जाएगा आपको चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में हो जाएगा यहाँ पर साइलेंट MBA किया। तो देखिए, M से म्यांमार हो जाएगा, ठीक है ना, B से भूटान हो जाएगा और A से अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ये जो 7 देश है, ठीक है ना, यह भारत के स्थलीय सीमा रेखा के साथ क्या करती है, अपनी सीमा बनाती है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थलीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो आपको लगभग 15,200 किलोमीटर है। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो वो आपको बांग्लादेश के साथ बनाता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। वहीं अफगानिस्तान के साथ जो है सबसे कम लंबी जो है वो आपको सीमा रेखा बनाती है भारत, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान के साथ जो है वो आपको मात्र 106 किलोमीटर है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ए कर रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बी कर रहा है अर्जुन पुरस्कार, सी कर रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार और डी कर रहा है परमवीर चक्र। तो देखिए, तो ये जो खेलों के कोच होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, ठीक है ना, तो सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक को जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ से आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1985 में हुई थी और यह आपको सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि सर ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह प्रति साल, ठीक है ना, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा आपको यह अवार्ड जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। और इसमें जो पुरस्कार की राशि है, ठीक है ना, वह आपको जो नियमित कोच होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो आपको रेगुलर कोच है, ठीक है ना, उनको 10 लाख रुपये मिलते हैं पुरस्कार के तौर पर, ठीक है ना। और जिन कोचों को क्या होता है कि आपको लाइफ टाइम, ठीक है ना, क्या होता है कि जिन कोचों को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत, उनको 15 लाख रुपए की राशि जो होती है वो आपको प्रदान की जाती है। तो यह राशि जो है वो आपको 2020 में क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए
कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत नियमित श्रेणी के तहत पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो आपको 10 लाख, लाइफ टाइम के अंतर्गत कितनी दी जाती है, तो 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया किसको जाता है, तो जो सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के जो प्रथम विजेता थे वो आपको भालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है ना, जिनका संबंध कुश्ती से था। ओम प्रकाश भारद्वाज, इनका संबंध मुक्केबाजी से था। इसके बाद आपको OM निम्बियार, इनका संबंध जो था एथलेटिक्स से था। यानी कि 1985 में जब यह अवार्ड दिया गया था तो प्रथम अवार्ड जो था वो आपको 3 खेल प्रशिक्षकों को मिला था, जिसमें कुश्ती के खेल प्रशिक्षक भालचंद्र भागवत, मुक्केबाजी के कोच जो थे ओम प्रकाश भारद्वाज, एथलेटिक्स के जो कोच थे OM नंबियार, इनको क्या किया गया था, दिया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 का जो ऑप्शन एक कर रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ध्यान से सुनिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वर्ष 1969 से दिया जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ को याद रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, और यह अवार्ड जो सबसे पहले मिला था वो आपको देविका रानी रोडी को मिला था। 3 चीज़ों को याद रखना है। अर्जुन अवार्ड जो कि आपको खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वर्ष 1961 से दिया जाता है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 से खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। परमवीर चक्र, तो देखिए ये क्या होता है कि आपको युद्ध में, ठीक है ना, कि वीरता दिखाने के लिए, ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला क्या है कि सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। यानी कि युद्ध में जो सैनिक क्या करते हैं कि वीरता दिखाते हैं, तो ऐसे जो परमवीर होते हैं उन्हीं को क्या होता है कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए 3 में क्या करा है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए एक कह रहा है भारत का राष्ट्रपति, बी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति, सी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति, डी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वहीं आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ दिलवाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो आपको मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है, 31 है, मुख्य न्यायाधीश सहित, ठीक है ना। तो वर्तमान में अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो आपको NV रमन्ना है। कौन है, NV रमन्ना है। 3 चीज़ों को आपको देख लेना है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान जो है वो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए अब है आपका चौथा नंबर प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए एक कर रहा है मोहम्मद सादुल्ला, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए ये जो प्रारूप समिति है या ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को बोलते हैं या मसौदा समिति इसी को बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे प्रारूप समिति के संदर्भ में कि बताइए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो देखिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी अध्यक्ष सहित 7 थी। तो जानते हैं कि वो 7 सदस्य कौन कौन थे। तो सबसे पहले BR अम्बेडकर जो कि आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है ना, ये आज़ादी से पूर्व कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये आपको एडवोकेट जनरल थे मद्रास के, ठीक है ना। KF मुंशी, यह आपको संविधान बनाने वाली जो क्या थी कि संविधान सभा के जो क्या था कि एक कमेटी थी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके भी यह अध्यक्ष थे और साथ साथ प्रारूप समिति में भी सदस्य थे। इसके अलावा आपको BL मित्र, क्या थे, BL मित्र जो कि आपको एडवोकेट जनरल थे। DP खेतान जो कि आपको एक प्रसिद्ध वकील थे। मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है ना। तो ये सभी जो थे वो आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि प्रारंभिक सदस्य थे। हालांकि बाद में क्या हुआ था कि BL मित्र की जगह आपको N माधव राव को क्या किया गया था, प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। बाद में DP खेतान की जगह जो था TT कृष्णामाचारी भी जो थे वो आपको प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको 7 है, 7 सदस्य का नाम अभी बताएं, आप उसे देख लेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको BR अम्बेडकर थे। तो देखिए इसमें ऑप्शन में और दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भी क्या था कि संविधान बनाने वाली जो कुछ समितियां थी उसके अध्यक्ष थे। जैसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी, ठीक है ना,
कि जो परामर्श समिति है उसके भी जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन चीज़ों को आपको देख लेना है कि प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति था उसके भी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो वहीं आपका चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। चलिए 5 में क्या करा है कि आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी। तो देखिए आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में 1982 में लागू हुई थी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह रामसर संधि क्या है। तो देखिए ये जो रामसर संधि है ईरान के शहर, ठीक है ना, वो आपको रामसर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी आर्द्र भूमि पर, ठीक है ना। किस पर हुई थी? आर्द्र भूमि पर। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो रामसर संधि है इसका आयोजन किसके मतलब कि क्या कहते हैं प्रयास से हुआ था। तो यह आपको यूनेस्को के प्रयास से हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था? यूनेस्को के प्रयास से 1971 में रामसर संधि हुआ था। लेकिन यह संधि अमल में जो आया था वो आपको 1975 में, और भारत में यह संधि जो लागू की गई थी 1982 में। तो देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले रामसर संधि कब हुई थी। तो यह आपको 1971 में। रामसर संधि अमल में कब आया था? 1975 में। रामसर संधि जो करवाया था वो कौन करवाया था? तो ये आपको यूनेस्को के प्रयास से हुआ था, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखना है। भारत में जो रामसर संधि था वो किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1982 में। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी। तो वह आपको 1982 में। चलिए 6 में निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। तो देखिए स्वप्न चौधरी, लतीफ़ अहमद, जाकिर हुसैन, अमजद अली। तो देखिए अमजद अली जो है वो आपको सरोद वादक है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। बाकी आपको स्वप्न चौधरी, लतीफ़ अहमद, जाकिर हुसैन ये सभी जो थे वो आपको तबला वादक थे, ठीक है ना। तो 6 का सही आंसर डी हो जाएगा अमजद अली, क्योंकि यह एक सरोद वादक थे, ठीक है ना। चलिए 7 में क्या कर रहा है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए ए जॉर्ज वाशिंगटन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन। तो देखिए तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बराक ओबामा हो जाएगा। तो देखिए बराक ओबामा जो है, ठीक है ना, इनका जो राष्ट्रपति पद पर जो कार्यकाल था वो आपको 2009 से 2007 था, और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार जो था वो आपको वर्ष 2009 में ही क्या किया गया था, दिया गया था। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। दूसरी बात यह है कि जो बराक ओबामा है, ठीक है ना, यह आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या करते थे, संबंध रखते थे, और इनके द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे गौर से सुनेंगे, ठीक है ना, कि ये जो बराक ओबामा के द्वारा जो लिखी गई कुछ पुस्तकें उसको देखिए। तो सबसे पहला है ए प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है ना, यह आपके इस बार जो एग्जाम हुआ था 2019-20 में आपको ग्रुप डी के, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि ALP टेक्नीशियन, इस सब का जो एग्जाम हुआ था इसमें यह कई सेटों में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है। तो वो आपको बराक ओबामा। इसके अलावा ड्रीम्स फॉर माई फादर, ठीक है ना, इसके भी जो लेखक है वो आपको बराक ओबामा है। इसके अलावा द ऑडिसिटी ऑफ होप, इसके भी जो लेखक है वो आपको कौन है, बराक ओबामा है। तो इन तीनों पुस्तकों के जो लेखक है बराक ओबामा है। तो इन पुस्तक को फिर से आप क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो देखिए पहली पुस्तक जो है, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा, ए प्रॉमिस्ड लैंड। इसके अलावा ड्रीम्स फॉर माई फादर, द ऑडिसिटी ऑफ होप, ये सभी जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई क्या है, पुस्तकें है। और बराक ओबामा को क्या हुआ था कि वर्ष 2009 में क्या हुआ था कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपको सी, बराक ओबामा। चलिए 8 में क्या करा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डोडोट की याद में ताजमहल बनवाया था। तो देखिए शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में क्या किया था कि आपको ताजमहल बनवाया था। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि मुमताज महल का मूल नाम क्या है। तो देखिए मुमताज महल का जो मूल नाम है वो आपको अर्जुमंद बानो बेगम है। फिर प्रश्न कर लिया जाएगा कि ताजमहल किस अवधि में बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए ताजमहल 1632 से 1648 के बीच में बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था, ठीक है ना। और ये जो ताजमहल है इसको यूनेस्को की विरासत सूची में 1983 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, जबकि 2007 में इसे दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा कि सर ये जो ताजमहल है ये कहाँ है। तो ये आपको आगरा में है। आगरा में किस नदी के किनारे है। तो देखिए आगरा में यह यमुना नदी के किनारे है। और इसके जो वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक है ना। और ये आपको सफ़ेद संगमरमर से बना है। किससे बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और यह पत्नी के प्रति प्रेम का क्या है कि अमर प्रतीक इमारत है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। तो वहीं आपका क्या कर रहा है
कि 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डॉट डॉट की याद में ताजमहल बनवाया था, तो वह आपको मुमताज़ महल के याद में बनवाया था। मुमताज़ महल का मूल नाम क्या है, तो वह आपको अर्जुमंद बानो बेगम है। ठीक है ना, तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। देखिए क्या कर रहा है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे डॉट डॉट के महीने में मनाया जाता है। तो देखिए रंगोली बिहू जो होते हैं वो आपको अप्रैल में मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं, अप्रैल में। तो देखिए तो असम में मनाए जाने वाले जो बिहू है वो आपको 3 प्रकार के बिहू है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको रंगोली बिहू जो कि आपको अप्रैल में मनाए जाते हैं, भोगाली बिहू जो कि आपको जनवरी में मनाए जाते हैं, और एक जो है आपको कोंगाली बिहू, ठीक है ना, जो कि आपको अक्टूबर में मनाए जाते हैं। तो देखिए ये जो असम है, इस असम में मनाया जाने वाले जो आपको क्या है कि बिहू उत्सव है, इसमें कौन कौन से बिहू है, तो एक है आपको रंगोली बिहू, एक है भोगाली बिहू और एक जो है कोंगाली बिहू। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को याद रखना है। ये जो रंगोली बिहू है ये आपको अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है ना, ये जो भोगाली बिहू है ये आपको जनवरी में मनाया जाता है, कोंगाली बिहू जो है वो आपको अक्टूबर में मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि अप्रैल, यानी कि अप्रैल में आपको रंगीलू मतलब क्या कहते हैं रंगोली बिहू जो है वो आपको मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इन सारे चीज़ों को दोस्तों क्या करना है कि आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है ना, और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है ना, और आपको ये क्लास जो है प्रतिदिन दिन के 11 बजे आपको मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं 10 में क्या करा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है ना, पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक जो है वो आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं, इन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। 3 चीज़ों को याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, ठीक है ना, इन्होंने भारत के जो राष्ट्र मतलब क्या कहते हैं राष्ट्रगान है जनगण मन, इसके ये क्या थे, रचयिता थे। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखे थे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो आपको जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना, हिंद स्वराज किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था, तो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो वही 10 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी है। ठीक है ना, तो यह आपको महात्मा गांधी। तो 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। तो देखो भाई भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि सर ये जो भारत छोड़ो का नारा है ये किसने दिया था। तो देखिए भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कौन दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का जो नारा दिया था वो आपको महात्मा गांधी ने दिए थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव था यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने का जो प्रस्ताव था वह कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन मुंबई में क्या हुआ था, पारित हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो वर्धा अधिवेशन मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस जब शुरुआत हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वह आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 8 अगस्त 1942 को। तो ये आपको मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो वह आपको ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि महात्मा गांधी को नजरबंद आगा खां पैलेस में कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में डाल दिया गया था। ठीक है ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया तब भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व क्या किया था कि आपको अरुणा अशरफ अली ने किया था। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो वो आपको अरुणा अशरफ अली ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो वहीं 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो वो आपको अगस्त 1942 में। तो 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए
11 का ए नंबर ऑप्शन अप्रैल 1919, तो इसमें आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर आपको फरवरी 1928, तो देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है ना। 1905 में आपको बंगाल का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 12 में, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है, ठीक है ना। तो वह बल है आपको गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो क्या होता है। तो सीधे समझिए कि मतलब पदार्थों को, मतलब सीधे समझिए कि एक दूसरे की ओर जो मतलब आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि एक दूसरे की ओर क्या होता है कि अट्रैक्ट करने की जो शक्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो वहीं आपका प्रश्न कह रहा है 12 नंबर कि उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो वह है आपको गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है यह आपको न्यूटन के द्वारा दिया गया था, आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। हालांकि बाद में ये जो न्यूटन के सिद्धांत है, इस न्यूटन के सिद्धांत में क्या हुआ था कि आइंस्टाइन द्वारा क्या किया गया था कि आपको सापेक्षता के सिद्धांत में बदल दिया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है किसने दिया था, न्यूटन ने, ठीक है ना। लेकिन न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत है उसको सापेक्षता के सिद्धांत में कौन बदला था, तो वह आपको आइंस्टाइन ने बदला था। तो इन चीज़ों को बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत कब दिया था, 1905 में दिया था। और इसके लिए इन्हें क्या हुआ था कि 1921 में क्या हुआ था कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 13 में, किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद के, ठीक है ना, कि आपको सम्मान में क्या होते हैं कि आपको प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा यहाँ से जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो देखिए मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है द गोल। क्या नाम है, द गोल। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जाता है। तो ये आपको 2012 से मनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए और ये जो क्या है कि मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है ना, यह आपको 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने स्वर्ण जीता था, ठीक है ना। 1932 में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक हुआ था उसमें भी भारत स्वर्ण जीता था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो इस तीनों ओलंपिक में वो क्या थे कि भारतीय टीम के सदस्य थे। हालांकि 1936 में ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे थे, ठीक है ना। तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। ये अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में लगभग 400 गोल किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। और अपने जीवन काल में ये 1000 से भी अधिक क्या किए हैं, गोल किए हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं महान खिलाड़ी के क्या है कि आपको सम्मान में क्या होते हैं कि आपको राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस होता है, ठीक है ना। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 14 में, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक है। तो देखिए ऑप्शन ए कर है स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको स्मॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉग, क्योंकि स्मॉग जो है वो आपको द्वितीय प्रदूषक है। इसके अलावा आपको लेड जो है वो भी आपको द्वितीय प्रदूषक है। तो यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि कुछ प्राथमिक प्रदूषक का नाम बताइए। तो जैसे आपको धूल वाष्प हो गया, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा आपको क्या हो गया कि सल्फर ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी जो है वो आपको क्या है कि प्राथमिक प्रदूषक है। 3 चीज़ों का आपको याद रखना है। तो 14 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है, तो वो आपको स्मॉग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लग रही, आप लोग बीच बीच में अपना फीडबैक देते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सके। क्योंकि आपके क्या है कि फीडबैक से, आपके लाइक से, आपके शेयर से क्या होता है कि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे मतलब कंटेंट जो है वो लाने का क्या करते रहेंगे कि प्रयास करते रहेंगे, अगर आप ये सारे काम करते हो तो, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 15, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि पोषण के स्वपोषी रूप के लिए, ठीक है ना, क्या कह रहा है 15 नंबर प्रश्न कि पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डॉट डॉट आवश्यक होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, बी कह रहा है मीथेन, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, डी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि ये जो मतलब क्या है कि पौधे होते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या होता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, इसके अलावा सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो 15 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। चलिए 16 में
क्या करा कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध किस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो देखिए किस्कोग्राफ के संबंध से जो मतलब क्या कहते हैं आविष्कार से जो संबंध है वो आपको किसका है, तो जगदीश चंद्र बसु का है। किसका है, जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु का है, ठीक है ना। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो ये जो किस्कोग्राफ है इससे पौधे की क्या होती है कि वृद्धि दर को मापी जाती थी, यानी कि पौधे की वृद्धि दर को मापने वाला जो यंत्र था वो आपको क्या था, तो वो आपको किस्कोग्राफ था। क्या था, किस्कोग्राफ, ठीक है ना। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, यानी कि जगदीश चंद्र बोस इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था कि पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस्कोग्राफ नामक जो क्या था कि यंत्र था उसका क्या किया गया था, खोज किया गया था। तीन चीज़ों को याद रखना है। चलिए 17 में भारत में मौद्रिक नीति डॉट डॉट द्वारा बनाई जाती है। तो देखिए भारत में जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है वो आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है ना, इसके जो 6 सदस्य होते हैं वो आपको मौद्रिक नीति बनाने वाली समिति में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से चर्चा आया रिजर्व बैंक। तो देखिए रिजर्व बैंक यानी कि कहने का मतलब हुआ कि भारत का केंद्रीय बैंक, यानी कि अगर प्रश्न किया जाए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है तो आपको कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपको 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के 1 के तहत हुआ था। यानी कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका गठन जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। यानी कि इसका गठन जो मूल में हुआ था कलकत्ता में हुआ था। इसका प्रारंभिक कार्यालय जो था वो आपको कलकत्ता में था, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई है। कहाँ है, मुंबई है, जो कि 1937 से ही मुंबई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको देख लेना है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो है किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ था, तो वह आपको हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ था कि आपको मतलब स्थापना की गई थी। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके स्थापना में एक हमारे महान भारतीय नेता का भी योगदान है। उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ से हम क्या सीखे, तो RBI की स्थापना, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 को किस एक्ट के तहत, तो RBI एक्ट 1934 के 1 के तहत RBI की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। RBI का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है, तो आपको मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में, ठीक है ना। ये जो RBI है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो RBI है, ठीक है ना, इस RBI का जो गठन हुआ था किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था, तो वो आपको हिल्टन यंग आयोग के अनुशंसा पर हुआ था। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो देखिए RBI के जो प्रथम गवर्नर थे वो आपको ओसवान स्मिथ थे, ठीक है ना। प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो वो आपको CD देशमुख थे। अभी वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो क्रम के हिसाब से 25वें नंबर पर है। और शक्तिकांत दास से पहले RBI के जो गवर्नर थे वो आपको उर्जित R पटेल थे, जो कि आपको 24वें नंबर के थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 18 की। किसकी बात करते हैं, 18 नंबर प्रश्न की। देखिए क्या कर रहा है कि वर्ष 2021 फ्रेंच ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है, तो यह आपको नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है ना। कौन जीता है, नोवाक जोकोविच। तो देखिए नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में क्या किया था कि आपको ग्रीस के क्या था कि स्टेफानोस सिपासा इसको क्या किया था, पराजित किया था और अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो था वो आपको जीते, ठीक है ना। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन है ए एंडी मरे। तो ये जो एंडी मरे है ये आपको कहाँ के खिलाड़ी है, तो एंडी मरे जो है वो आपको ब्रिटेन के खिलाड़ी है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। राफेल नडाल जो है वो आपको स्पेन के खिलाड़ी है। तो देखिए नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर, इन्हें टेनिस का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो नोवाक जोकोविच के पास क्या है कि 19 ग्रैंड स्लैम खिताब है। राफेल नडाल के पास जो है वो आपको 20 ग्रैंड स्लैम खिताब है। रोजर फेडरर के पास जो है आपको 20 ग्रैंड स्लैम खिताब है। और इन्हें टेनिस का क्या कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं आपको क्या करा है कि 18 नंबर प्रश्न कि 2021 फ्रेंच ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है, तो वो आपको नोवाक जोकोविच ने जीता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि ये जो फ्रेंच ओपन जो मतलब क्या है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है इसका आयोजन कब से होता है, तो देखिए फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो है वो आपको 1891 से खेले जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से एक खास चीज़ और भी याद रखिएगा करंट के तौर पर कि फ्रेंच ओपन 2021 के जो महिला विजेता है वो आपको बारबोरा क्रेजिकोवा है। कौन है, बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि आपको चेक गणराज्य की है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो फ्रेंच ओपन, ठीक है ना, कि ये जो मतलब क्या होते हैं कि आपको खेल जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपको कले कोर्ट पर होते हैं। किस पे होते हैं, कले कोर्ट पर होते हैं। यानी कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो होते हैं वो आपको लाल बजरी पर खेले जाते हैं। तो लाल बजरी का बादशाह जो है राफेल नडाल को कहा जाता है, ठीक है ना। जबकि आपको हार्ड कोर्ट का जो बादशाह है वो आपको किसको कहा जाता है, तो रोजर फेडरर को कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 19 में क्या करा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, तो वह आपको
गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो देखिए, तो भारत के 9 राज्य जो है वो आपको समुद्र तट से सटे हुए हैं। तो वह 9 राज्य कौन कौन है? तो देखिए, इसको हम याद करते हैं सबसे पहले पश्चिम की तरफ से। तो पश्चिम की तरफ से आइएगा सबसे पहले। अगर आपको भारत का मैप याद होगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पश्चिम से आएंगे तो सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, गुजरात के नीचे आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपको गोवा हो जाएगा, गोवा के बाद आपको कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद हो जाएगा केरल। तो देखिए, ये जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल है, ये आपको पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य है, ठीक है ना। अर्थात यह अरब सागर से लगा हुआ भारत का समुद्र तटीय राज्य है, ठीक है ना। तो ये 5 हो गए। फिर आपको 4 जो है बंगाल की खाड़ी से या पूर्व तट से सटा हुआ है, उसमें आपको तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना। तमिलनाडु के अलावा आपको सीमांध्र, जिसको आप लोग आंध्र प्रदेश बोलते हो, ओडिशा। ओडिशा के अलावा जो हो जाएगा वो आपको पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो देखिए, तो टोटल समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गया, जिसमें से आपको 5 जो है समुद्र तटीय राज्य वो आपको पश्चिमी तट से सटा हुआ है, और 4 जो है वो आपको पूर्वी तट से क्या है? सटा हुआ है। तो पश्चिमी तट से सटा वाला कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 3 चीज़ को याद रखना है। जबकि आपको पूर्वी समुद्र तट से जो सटा हुआ है तमिलनाडु, सीमांत जिसको आंध्र प्रदेश बोलते हैं, ठीक है ना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न कह रहा है 19 नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो यह आपको गुजरात में, ठीक है ना। और सबसे छोटी तटरेखा कहेगा तो वह आपको कहाँ हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गोवा में। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, 20 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको क्या है कि इस बार जो हम एनटीपीसी का एग्जाम दिए उसमें आपको यह प्रश्न हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए, क्या है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में मॉम। क्या कहते हैं? मॉम। यानी मॉम कहने का मतलब हुआ कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, या इसी को कहा जाता है मंगलयान का लंच वाहन क्या था, ठीक है ना। PSLV C42। क्या कर रहा है कि PSLV C42, PSLV C25, ठीक है ना। तो इसका जो लंच वाहन था, ठीक है ना, वो आपको PSLV, ठीक है ना, C यानी कि क्या कहते हैं कि 25 था, ठीक है ना। क्या था कि PSLV C25 था। इसको आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। 20 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, ठीक है ना, यह आपको लॉन्च कब हुआ था? तो ये आपको 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। और यह मंगल की कक्षा में क्या हुआ था कि आपको 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था, ठीक है ना। ये आपके पिछले एनटीसी का मतलब कि एनटीपीसी का भी पूछा गया प्रश्न है कि ये जो मार्स मिशन है इसको कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। और यह मंगल की कक्षा में कब पहुंचा था? तो 24 सितंबर 2014 को। तो देखिए, तो ये जो मार्स मिशन है, ठीक है ना, यानी कि ये जो मंगलयान है, इसको क्या हुआ था कि इसरो के द्वारा, ठीक है ना, कि आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहीं से इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से एक प्रोजेक्ट आया इसरो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे भारत में अंतरिक्ष संबंधी जो कार्य करती है वो आपको इसरो करती है। तो इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन जो हुआ था वो आपको 1969 में, कितना में हुआ था? 1969 में। यानी कि 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, ठीक है ना। इसका मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है? तो वो आपको बेंगलुरु में है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और अभी जो इसके अध्यक्ष है S किरण कुमार है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए, तो ये जो PSLV है ये आपको एक रॉकेट लंच वाहन है, ठीक है ना। तो इससे पहले भी क्या है कि भारत में कई सारे ऐसे मतलब क्या है कि रॉकेट लंच वाहन है, जैसे कि आपको SLV, ठीक है ना। SLV कहने का मतलब हुआ सैटेलाइट लंच व्हीकल, जो कि आपको 1979 में क्या हुआ था कि यह पहली उड़ान भरी थी। ASLV अर्थात कहने का मतलब हुआ ऑगमेंटेड सैटेलाइट लंच व्हीकल, जो 1987 में लॉन्च की गई थी। PSLV पोलर सैटेलाइट लंच व्हीकल, जो 1993 में लॉन्च की गई थी। GSLV जो कि आपको 2001 में लॉन्च की गई थी, जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लंच व्हीकल, ठीक है ना, या इसी को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लंच व्हीकल, ठीक है ना। तो इसमें जो भारी चीज़ें होती है उसको ढोने के लिए GSLV का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य चीज़ें जो होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि PSLV का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि SLV को लॉन्च कब किया गया था? 1979 में। ASLV को 1987 में पहली बार, PSLV को 1993 में, GSLV को 2001 में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।